प्रिय विद्यार्थियों, पृष्ठ रसायन का दूसरा टॉपिक, जिसमें अधिकांश टॉपिक कोर्स में नहीं थे, उसको भी हम लोग देखे। उसको समाप्त करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद हम तीसरा और अंतिम टॉपिक हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन का, कोलाइडी अवस्था। इसमें देखिए कोलाइडल स्टेट। शुरुआत में जब इसके बारे में अध्ययन थोड़ा कम हो पाया था, रिसर्च कम हो पाया था, तो थॉमस ग्राहम ने बताया 2 प्रकार के पदार्थ खोजे, उनका विलयन बनाए। एक प्रकार था नमक और तमाम अकार्बनिक लवण जो कि पानी में घुलते हैं, और यूरिया, है ना, इनका विलयन बनाया। साथ साथ में दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाया गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, एल्बुमिन, सिलिसिक अम्ल, है ना। ये सब गोंद की तरह सब होते हैं, चिपचिपे होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, तो इनका विलयन बनाया। और उन्होंने क्या किया, चर्मपत्र झिल्ली, यानी जो एक तरह से गॉल ब्लैडर होता है, यानी कि कह सकते हैं कि अंडे की जर्दी होती है, अंडे के नीचे कड़ी सतह के नीचे उसी प्रकार होता है। बकरे का जो मूत्राशय होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम चर्मपत्र झिल्ली, बहुत कम साइज होगी छिद्रों की। तो क्या किए, एक प्रकार के जो हमारे थे पदार्थ, उनका विलयन बनाया जल में, इनको भी जल में घोला। और इनको इन्होंने देखा कि चर्मपत्र झिल्ली, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से देखा ये बहुत तेज़ी से आर पार निकल जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, है ना। और गोंद, इस कैटेगरी जो पदार्थ है, इनका जो विलयन बनाया इन्होंने, और विलयन ठीक से नहीं बना, जैसे बना जब इनको जब छानने की कोशिश की चर्मपत्र झिल्ली से, तो बहुत धीरे धीरे विसरित हुए, यानी कि आर पार गए। इसके आधार पर इन्होंने पदार्थों के विलयन, जिनके विलयन बनाए, उनको 2 कैटेगरी में बांट दिए। एक क्रिस्टलाभ होते हैं, क्रिस्टलाइड्स, और दूसरे कोलाइड्स होते हैं। 2 प्रकार के पदार्थ इन्होंने बताया। क्रिस्टलाभ जो होते हैं उनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से आर पार बहुत तेज़ी से, शीघ्रता से निकल जाते हैं। वहीं पर कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिनके जली विलयन पार्चमेंट झिल्ली से आर पार बहुत धीरे धीरे निकलते हैं, विसरित होते हैं। लेकिन रिसर्च हुआ, बाद में देखा गया वास्तव में आर पार जाना, किसी विलयन में कोई विलय घुला रहता है और विलायक के साथ, तो आर पार जाना या ना जाना, धीमा आर पार जाना अथवा तेज़ बहना, यह निर्भर करता है कि विलय जो सॉल्यूट होता है उसके कण की साइज़ क्या है। तो बाद में रिसर्च किया गया, इनके कणों की साइज़ जो थी 1 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच पाई गई। तो भौतिक विधियों द्वारा कूट पीस करके, है ना, भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा कूट पीस करके कणों की साइज़, इनके कणों की साइज़ को बढ़ा दिया गया। जिनके कणों की साइज़ छोटी थी उनको बढ़ा दिया गया, जिनके कणों की साइज़ बड़ी थी उनको घटा दिया गया, इन कणों की साइज़ में ला दिया गया। तो ऐसा देखा गया वास्तव में अलग अलग प्रकार पदार्थ नहीं होते हैं, कुछ स्वतः इस कणों की साइज़ में चले जाते हैं, लेकिन कुछ को भौतिक तथा रासायनिक विधियों से इन कणों की साइज़ में 1 से लेकर 200 नैनोमीटर के कणों की साइज़ में, आकार में लाना पड़ता है। अर्थात आधुनिक रसायन में संभव हुआ कि हर पदार्थ को कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है। वह वास्तव में विलयन की अवस्था में है, कणों की साइज़ बहुत छोटी है, अथवा निलंबन की अवस्था में है, बहुत बड़ी साइज़ है, लेकिन कणों की साइज़ में ला करके उसका विलयन बनाया जा सकता है। अर्थात हर पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। इसलिए कोलाइडी विलयन कहना अब आधुनिक रसायन में गलत माना जाएगा, उतना उचित नहीं होगा, गलत नहीं, उनका उतना उचित नहीं होगा, बल्कि कोलाइडी निकाय कहना उचित होगा, प्रॉपर होगा। और कोलाइडी अवस्था अथवा कोलाइडी अवस्था का, हर पदार्थ की एक कोलाइडी अवस्था होती है, और हर पदार्थ की कह सकते हैं विलयन की अवस्था होती है, हर प्रकार के निलंबन की अवस्था होती है। उसी 3 प्रकार, जैसे आप मिट्टी को ही घोल दें, आर पार ना दिखाई दे, निलंबन होगा, विलयन आर पार नहीं देख पाएंगे, अगर शीशे के पात्र में घोलें नहीं दिखाई देगा, उसे हम निलंबन कहेंगे। कणों की साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होगी, और कणों की साइज़ को एकदम छोटा कर दें, इस साइज़ में कर दें, आर पार
धुंधला दिखाई देगा, है ना। और छोटा कर दें कणों के साइज को विशेष विधियों द्वारा तो आर पार पूरा दिखाई देगा, विलयन हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन न कह के उससे बढ़िया शब्द है कोलाइडी। हर पदार्थ की कोलाइडी अवस्था होती है और उस अवस्था में पदार्थ को हम कोलाइडी निकाय बोलेंगे। अर्थात जब किसी पदार्थ के विलयन में किसी विलायक में घोलें, यानी कि विलयन में किसी पदार्थ के विलयन में उस पदार्थ के कणों का साइज 1 से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो वह जो है पार्चमेंट झिल्ली से धीरे धीरे विसरित होता है, उसे हम कोलाइडी निकाय अथवा कोलाइडी अवस्था कहेंगे। अब इसमें वास्तव में ये विषमांगी होता है, विषमांगी हेट्रोजीनियस होता है। इसमें 2 प्रावस्था होती है। देखिए प्रावस्था शब्द हमने आपको बताया था पृष्ठ रसायन के पहले ही वीडियो में। प्रावस्था, यहाँ पर अवस्था नहीं कहेंगे क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे तो वहाँ पर हम प्रावस्था कहेंगे, अवस्था नहीं कहेंगे। ठोस, द्रव, गैस कुछ भी कहेंगे, प्रावस्था कहेंगे, फेज कहेंगे। देखिए कोलाइडी निकाय जो होता है, कोलाइडी अथवा कोलाइडी अवस्था जो होती है किसी पदार्थ की, उसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं। 2 प्रावस्थाएं होती हैं। एक परिक्षेपण माध्यम जिसको आप विलायक कहते हैं आमतौर पे, यानी जिसमें हम कोलाइडी कणों के साइज मिलाकर किसी पदार्थ को मिलाते हैं यानी वितरित करते हैं, उसे हम परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और जो पदार्थ जिनका हम कोलाइडी कणों के साइज मिला करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे, अर्थात डिस्पर्स फेज। इस तरह से हर पदार्थ, प्रकृति में उपस्थित हर पदार्थ को कोलाइडी अवस्था में उसके कणों के साइज को छोटा अथवा बड़ा करके आवश्यकता अनुसार हम ला सकते हैं। और हर पदार्थ के, इसका मतलब हर पदार्थ के की एक कोलाइडी अवस्था होती है और इस अवस्था में उस पदार्थ को कोलाइडी निकाय कहते हैं। हम लोग अब जान चुके हैं कि कोलाइडी वास्तव में किसी पदार्थ को हम कोलाइडी अवस्था में ला सकते हैं, है ना। पदार्थ के कणों की साइज को कोलाइडी कणों साइज में ला करके 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में ला करके किसी परिक्षेपण माध्यम में मिला करके हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, कोलाइडी निकाय प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा इस कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में कोलाइडी अवस्था होती है, कोलाइडी निकाय होता है। तो कोलाइडी विलयन से बड़े कणों का साइज निलंबन होता है, सस्पेंशन, और छोटे कण साइज में वही पदार्थ हमारा वास्तविक विलयन अथवा ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है। थोड़ा इनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करें, इससे थोड़ा सा हमारा कोलाइडी विलयन का ज्ञान और परिपक्व हो जाएगा और थोड़ा सा स्थायी हो जाएगा। आप देखें कणों की साइज जो होती है, आप 1 में याद करें नैनोमीटर में और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 200 नैनोमीटर से बड़ी कणों की साइज जिसमें होगी उस विलयन को हम निलंबन कहेंगे। और 200 से लेकर 1 नैनोमीटर, इसको लिखते हैं 200 से नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जब कणों का साइज हो जाए पदार्थ के, तब वो कोलाइडी विलयन की अवस्था में अथवा कोलाइडी अवस्था में आ जाता है, उसको कोलाइडी निकाय भी कहते हैं। और जब 1 नैनोमीटर से छोटी कणों की साइज हो जाएगी तो फिर वह जो है वास्तविक विलयन कहा जाएगा। आप ध्यान दीजिए, आपको पता है कि मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, आंगस्ट्रॉम, पिको, ये जो मीटर्स छोटी इकाइयाँ हैं, तो आप नैनोमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ देखिए 200 नैनोमीटर मतलब हो गया, आप देखेंगे 10⁻³ 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे बड़ी कणों की साइज होने पर हमारी निलंबन हो जाएगा। और यहाँ पर 10 घात देख रहे हैं, 200 नैनोमीटर से छोटी कणों की साइज एक तक, तो 200 लगभग 100 इसको मानिए 10⁻5 सेंटीमीटर होगा। और इसको हम अलग से बताएंगे अभी जस्ट आपको। और उसके बाद है आपका, आप कर सकते हैं
या ये पैमाने हम बता देंगे, उसके बाद का नोट कर लीजिए। 1 नैनोमीटर हमारा 10⁻⁷ हो जाएगा। कुल मिलाकर नैनोमीटर कणों का साइज जो है उसको हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, लेकिन कई अगर पैमाने में याद करेंगे भूल जाएगा, बेहतर होगा यही आप नैनोमीटर में याद रखें। दूसरी बात है कि हमारा निलंबन रखा हो, कोलाइडी विलयन रखा हो, वास्तविक विलयन मान लें 3 पात्र में रखा गया है, शीशे के पात्र में, तो वहाँ पर हमको नेकेड आई, नंगी आँख से हम देख सकते हैं निलंबन। या धूल को घोर दीजिए पानी में और एक पात्र में रख दीजिए तो उस नंगी आँख से देख सकते हैं। लेकिन कोलाइडी कण अगर हैं, कोलाइडी अवस्था में है, कोलाइडी निकाय है, तो हम कणों के साइज को हम ऐसे अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। यदि प्रकाश की किरण उसमें जाएगी तो प्रकाश की किरण को क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। इनके कणों की साइज पर्याप्त होती है, प्रकाश किरण को बिखेर देता है और प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश की किरण के रास्ते में दिखते हैं और वैसे नंगी आँखों से नहीं दिखते हैं, है ना। और ये अदृश्य होते हैं क्योंकि इनके कणों की साइज इतनी कम होती है, प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित यानी बिखेर नहीं सकते हैं, टकराती नहीं प्रकाश किरण, इसलिए ये अदृश्य रहते हैं, दिखते नहीं हैं। और यहाँ देखिए तीसरी बात है चर्मपत्र से, यानी कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से विसरण की बात करें तो विसरित निलंबन जो है विसरित नहीं होते हैं और कोलाइडी विलयन विसरित होते हैं। तो हम बात कर रहे थे अगर तीनों विलयन बना के रख दें, तो तीनों को अगर चर्मपत्र से, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से अगर हम छानना चाहें तो ये नहीं छनेगा, यानी कि उससे विसरित नहीं होगा निलंबन, और कोलाइडी विलयन धीरे धीरे विसरित होगा और ये बहुत तेज़ी से विसरित हो जाएगी, तीव्र गति से। दोनों निलंबन तथा कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं, यानी 2 प्रावस्थाएं होती हैं, इसमें 2 प्रावस्थाएं होंगी, एक हमारा डिस्पर्स फेज की और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम की। ये समांगी होगा। समांगी चीनी पानी विलयन क्या समांगी माने होता है कि जिसका गुण और बनावट यानी संगठन दोनों समान हो पूरे शरीर का। चीनी पानी में घोल लेंगे तो हर जगह जो है मिठास बराबर होगी, और इसका मतलब हर जगह पानी तथा चीनी कणों की सांद्रता बराबर होगी। और ये देखिए आप, अगला गुण है 5वां, यह देखने निलंबन जो होगा उस पात्र को आप देखेंगे, तीनों ही पात्र किसके कांच के बने हुए, अपारदर्शी होगा, आर पार नहीं दिखाई देगा, ओपेक होगा, ये धुंधला दिखाई देगा, टर्बिड। और कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन आपका पारदर्शी होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखाई देगा। और अगर हम अलग करने, इसके जो अवयव हैं, घटक हैं, उसको अलग करना हो तो इसको निलंबन को फिल्टर पेपर से, जिसके छिद्रों की साइज़ बड़ी होती है, और चर्मपत्र जिसके छिद्रों की साइज़ बहुत छोटी होती है, दोनों से इसके अवयव को अलग कर लेंगे। अवयव अलग करने मतलब जैसे धूल कण घोले हैं पानी में तो छानने पर धूल के कण पानी अलग हो जाएगा। तो कोलाइडी विलयन में जैसे हमने बनाया कोलाइडी विलयन, उसमें फिल्टर पेपर से हम नहीं छान पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे। और लेकिन चर्मपत्र से हम छान लेंगे, यानी कि अलग कर लेंगे। जो कोलाइडी पदार्थ है जिसका बना है और पानी में बना, पानी और कोलाइडी पदार्थ अलग हो जाएगा। इसमें हम दोनों से अलग नहीं कर पाएँ क्योंकि इनके कणों की साइज बहुत छोटी होती है, आर पार निकल जाएंगे। और देखें गुरुत्वीय बलों का क्या प्रभाव होता है, धीरे धीरे निलंबन कुछ समय बाद आप देखेंगे नीचे, ये भारी होते हैं, नीचे बैठ जाएंगे, इन पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, इस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वह खींच करके नीचे बैठा लेगा। और इसमें कोलाइडी विलयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा जो कण है पूरे विलयन में बिखरे रहेंगे और इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खास करके हम इस पर ध्यान, कोलाइडी विलयन की हम इसके बाद अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें जो कोलाइडी, 2 प्रकार कोलाइडी विलयन होते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले जिसमें कोलाइडी कण हो और दूसरे धनात्मक वाले। ऋणात्मक होगा तो सभी कणों पर ऋणात्मक आवेश होगा, धनात्मक होगा तो सभी कणों पर धनात्मक आवेश होगा। थोड़ा सा आप जान लें, समान आवेश होने के कारण जो कोलाइडी कण होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, साथ साथ में ये हमेशा जो है एक तरह से तेज़ गति से गति करते रहते हैं और इसके कारण ये इकट्ठा नहीं होते हैं, इस पर कोई गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसको हम कोलाइडी विलयन को अगले वीडियो में व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम निलंबन, कोलाइडी विलयन तथा वास्तविक विलयन इनका तुलनात्मक अध्ययन कर चुके और इसमें खास करके कुछ बातों को हम फिर से क्लियर करेंगे। जैसे आप कणों की साइज़ जो कि मेन है, हम अब यह जान चुके हैं कि किसी पदार्थ को कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है। शर्त क्या है? उसके कणों, पदार्थ के कणों की साइज़ को हम 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में, 200 को 100 ही माने, 200 नैनोमीटर अथवा 100 नैनोमीटर के बीच में रखें तो किसी भी द्रव में मिला देंगे ठोस के कणों को तो कोलाइडी अवस्था में अथवा उसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा और कह सकते हैं वह तब कोलाइडी निकाय हो जाएगा। और अगर उससे 200 से अधिक कणों, नैनोमीटर से अधिक कणों की साइज होगी तो वह निलंबन होगा और 1 नैनोमीटर से कम कणों की साइज होगी तो वास्तविक विलयन होगा। और इसका तुलनात्मक अध्ययन हम सारणीबद्ध तरीके से कर चुके हैं। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, हमने कहा था कि आप चाहे नैनोमीटर के पदों में याद करें और चाहे सेंटीमीटर के पदों में याद करें। हमारे ख्याल से नैनोमीटर के पदों में याद करना आसान है और इसके लिए हम आपको बहुत छोटे क्लास में पढ़े होंगे पैमाने, स्केल्स जो होते हैं, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, आंगस्ट्रॉम, पिको, है ना। अगर सब में मीटर लगा दें तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन होता है, नैनोमीटर, आंगस्ट्रॉम अलग होता है, इसमें मीटर नहीं लगाते, माइक्रो, आंगस्ट्रॉम में मीटर नहीं लगाते हैं, और पिकोमीटर। इस तरह से देखिए संक्षेप में मीटर, एम, डीएम, डेसीमीटर और सीएम, सेंटीमीटर, एमएम, मिलीमीटर, माइक्रोन का चिन्ह है, नैनोमीटर, आंगस्ट्रॉम का चिन्ह है, ए पर डॉट लगाते हैं, और पीएम, पिकोमीटर। देखिए आप इसको याद रखें, एक अभ्यास कर लें कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, और उसके बाद आप ध्यान रखिए कि 10 की घात में व्यक्त करेंगे तो 1 मीटर में 10 की घात 1, 2, घात को याद रखिए। क्रम क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल हैं। मीटर लेकर कितने स्थान हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्थान हैं। मीटर नीचे 1 रखिए, उसके बाद 10 की घात में, घात को हम याद रखेंगे 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, यानी कि मीटर के ठीक बाद जो 10 लिखे रहेंगे आधार के रूप में, घात हो जाएगी 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, ठीक। 4 नहीं होगा, गैप क्या होगा? 5 यहाँ नहीं होगा, 5, 6, 7 नहीं, 8 नहीं होगा, कुल मिला के 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12। अगर इस तरह से याद रखेंगे, इसका मतलब हुआ जैसे यहाँ पर आपको नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? देखिए 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर और 1 मीटर में ही 10⁻9 नैनोमीटर। अब आप ध्यान दें कि इसका मतलब हुआ 10⁻9 नैनोमीटर 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 10⁻9 नैनोमीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, इसलिए 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा इतना 10⁻² अपान 10⁻9, यानी 10⁻7 हो जाएगा। 10⁻2 में से 10⁻9 जोड़ देंगे तो 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 200 नैनोमीटर समझिए 100, तो 100 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा, इसी में 10⁻7 1 में होता है नैनोमीटर में, 10⁻2 से गुणा कर देंगे 10⁻5, अर्थात आप देख सकते हैं जो सारणी में आपने लिखा है कि 200 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक कोलाइडी कणों की साइज होती है, वह हो जाएगा 200 यानी कि 100, 10⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻7 यानी कि 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर। और निलंबन कण साइज यानी कि 10⁻5 से अधिक, जो कि 200 नैनोमीटर अथवा 100 नैनोमीटर से अधिक होता था कणों का साइज, वो 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। वास्तविक विलयन में कणों का साइज, कण आकार क्या होगा? 1 नैनोमीटर से छोटा, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका मतलब हुआ 10⁻7, 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻7 सेंटीमीटर, यानी कि लेस देन 10⁻7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, आपको मैथमेटिक्स के हर विषय में ज़रूरत पड़ेगी, साइंस सब्जेक्ट में खास करके, और यहाँ तक कि तमाम 8 विषय जिसमें प्रैक्टिकल होता है, गणनाएं होती हैं, तो आपको मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज जो कि आप छोटे कक्षाओं में प्राप्त किए हैं
उसको आप कभी मत भूलिए, समय समय पर उसकी प्रैक्टिस किया करिए, कहीं भूल तो नहीं रहा है। खासकर पैमाना हुआ, हर प्रकार संख्याओं के बीच जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अर्थात संख्याओं का ज्ञान तथा उनके बीच में संक्रियाओं ज्ञान, ये सब, इन सब की प्रैक्टिस किया करिए हमेशा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, हालांकि यहाँ पर आप कणों का साइज जो है नैनोमीटर पद में याद रखिए, और उसके बाद अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो आप समझ गए होंगे कैसे बदलेंगे। इसी तरह से आप देखिए, किसी भी मीटर से लेकर यहाँ पिकोमीटर तक जितना है इसको याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। हम आपको एक दे दिए ट्रिक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये कुल 8 स्थान हैं। अगर एक मीटर में सबका संबंध देखेंगे 10 घात 1 2 3 6 9 10 12, इस तरह से जिसका जिसमें कन्वर्जन करना हो, बदलना हो, उससे आप ऐकिक नियम से, चूँकि इसलिए पहले कितने में कितना, एक में कितना, फिर कितने में निकालना है ना। इस तरह से बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। समय समय पर हम आपको इस तरह से चीज़ें बताते रहेंगे। कोलाडी अवस्था में, किसी पदार्थ कोलाडी अवस्था में उनके कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में होती है। और यूँ कहिए कि जब किसी पदार्थ के कणों की साइज डिस्पर्सन मीडियम में, कोलाडी विलयन में कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच में होता है तो वह पदार्थ कोलाडी अवस्था में होता है अथवा कोलाडी निकाय कहलाता है। अब ऐसे कोलाडी निकायों का वर्गीकरण करते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, इस पर हम अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार कोलाडी निकाय अथवा कोलाडी अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, इसको देखें। वर्गीकरण करने का आधार है, अगर परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम की प्रकृति देखा जाए तो अगर मान लीजिए हम परिक्षिप्त प्रावस्था हवा में जैसे धूल के कण हैं तो उसे हम एरोसाल कहेंगे। एरोसाल मीन्स एयर से है। परिक्षेपण माध्यम जब वायु होगा तब उसे एरोसाल कहेंगे। जब परिक्षेपण माध्यम जल होगा, आप जानते हैं कि कोलाडी विलयन में 2 प्रावस्थाएं होती हैं। एक होता है डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम, दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स फेज। तो जब परिक्षेपण माध्यम हवा होगा तो उसे एरोसाल बोलेंगे, जब जल होगा उसे हाइड्रोसाल बोलेंगे, जब अल्कोहल होगा तो एल्कोसाल बोलेंगे, और जब बेंजीन होगा तब उसको बेंजोसाल बोलेंगे, बेंजोसाल। परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होने पर बेंजोसाल। अब देखिए दूसरा आधार है वर्गीकरण का, प्रकार बनाने का, कि कितने प्रकार होता है कोलाडी निकाय। परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश कैसा है। परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश धन अथवा ऋण 2 ही हो सकता है। आवेश अभी तक आप धन और 2 ही प्रकार जानते हैं। यदि ऐसे कोलाडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश हो उसे हम धनात्मक कोलाइड बोलेंगे। जैसे धातु के हाइड्रोक्साइड जितने उस पर धनावेश होता सभी कणों पर। और बाद में हम बताएंगे किसी कोलाइड में या तो धन आवेश अथवा ऋण होगा, और जो धन होगा सब पर धन होगा, ऋण होगा सब पर ऋण होगा। तो यदि परिक्षिप्त प्रावस्था, ऐसा कोलाडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश हो केवल, उसे हम कहेंगे धनात्मक कोलाइड। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तमाम धात्विक हाइड्रोक्साइड। और ऋणात्मक कोलाइड, ऐसे कोलाडी विलयन जिसमें कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर केवल और केवल ऋणावेश हो। जैसे अधिकांश जो है कोलाडी विलयन पाए जाएंगे जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था पर ऋणावेश होगा। जैसे जितने धातुओं के कोलाडी विलयन प्राप्त करेंगे, देखेंगे बाद में बनाएंगे हम, कोर्स में है, मिट्टी है, गंदगी है, कुछ भी है, आप देखेंगे उस पर हमेशा ऋणावेश होता है। इस तरह से आपने देखा कि परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश या तो धन या तो ऋण। अगर धन आवेश होगा तो फिर धनात्मक कोलाइड, ऋण आवेश होगा तो ऋणात्मक कोलाइड। वर्गीकरण का कोलाडी कणों की संरचना के आधार पर तीसरा आधार है। अगर कोलाडी कणों की संरचना, आणविक कोलाइड, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी कणों की साइज जो होती है, अणुओं की साइज कोलाडी कणों की साइज के बराबर होती है, तो उनको बस परिक्षेपण माध्यम मिला दीजिए, तुरंत कोलाडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे आपका है रबर है, एल्बुमिन है। दूसरा देखें संगुणन या मिसिलर कोलाइड, एसोसिएशन आर
माइसलर कोलाइड। इसमें क्या होता है, इनके अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। संगुणन यानी कि एकत्रित कर, इकट्ठा कई अणुओं को मिला देना, उसको संगुणन बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके की कणों का साइज बहुत, यहाँ क्या है, कणों का साइज अपने आप में अणुओं का साइज कोलाइडी कणों का साइज के बराबर होगी। इसमें बस डिस्पर्सन मीडियम में मिला दीजिए, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे साबुन, डिटर्जेंट, सल्फर, यशफा सल्फर, इनके कणों की साइज बहुत छोटी होती है। जब इनको कई कण संगुणित करते हैं अथवा मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करना माने एसोसिएशन, एग्रीगेशन या एसोसिएशन, कई कण इकट्ठा होने के बाद कोलाइडी कणों का आकार में हो पाते हैं, आते हैं, है ना। तब हम उनको डिस्पर्सन मीडियम में मिला देते हैं तो हमको कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थों कोलाइडी विलयन को क्या कहेंगे, संगुणन या माइसलर कोलाइड। और इनको एक और नाम देते हैं, इन्हें बहुआण्विक कोलाइड भी कहते हैं, मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड भी कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है कोलाइडी कणों की संरचना के आधार पर बृहत आणविक कोलाइड। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, स्टार्च, जेलेटिन, इनके कणों की साइज बहुत बड़ी होती है। यानी कि ये एक तरह से कहते हैं कि उनको उसका नाम है, देखिए आपका, हाँ, एक तीसरी कैटेगरी जो है इसमें बृहत आणविक कोलाइड कहते हैं। इसमें जो पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, स्टार्च और जेलेटिन, इनके कणों की साइज बहुत ज़्यादा होती है। इनके एक एक कण अनेक छोटे छोटे कणों से, जिसको मोनोमर कहते हैं, साधारण कणों से मिलकर बनते हैं, उनको पॉलीमर कहते हैं अथवा बहुलक कहते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए इनको छोटा करना पड़ता है। यानी कण साइज बहुत बड़ी होती है, छोटा करने पर कोलाइडी कण साइज में आते हैं, तब डिस्पर्सन मीडियम में मिलाते हैं तो हमको कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ऐसे कोलाइडी विलयन को हम बृहत आणविक यानी मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। वर्गीकरण का अगला आधार है कितने प्रकार कोलाइडी विलयन होते हैं। परिचित प्रावस्था, डिस्पर्स फेज और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं। 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस। देखिए सारी आप इसको किताब से पढ़िएगा, उदाहरण वगैरह, बस आप इसको हम आपको गाइड कर देते हैं। परिचित प्रावस्था ठोस में हो सकता है, द्रव अथवा गैस में हो सकता है। परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, द्रव, गैस किसी में हो सकता है। तो इस तरह से हम देखें, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस में हो और ठोस को लें अगर परिक्षेपण माध्यम ठोस में, तो उनको क्या कहेंगे, देखिए ठोस कलिल अथवा ठोस साल कहेंगे, है ना। और मिश्र धातुएं जितनी हैं अथवा रूबी, नीलम, जो पत्थर होते हैं जितने, जो जोशी वगैरह देते हैं, वो सब क्या है, ठोस का ठोस में बना हुआ क्या कोलाइडी विलयन है। इसी तरह ठोस का द्रव में बना हुआ साल है ना। ठोस का द्रव में यही मेन है, इसका मेन मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे आप, जिसमें परिचित प्रावस्था ठोस होगी और परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा। जैसे कीचड़ है, गोल्ड का साल है, आर्सेनियस सल्फाइड का है, जितने कोर्स में आप कहें सब इसी कैटेगरी के हैं, जिसको साल खाली कहते हैं, SOL साल, है ना। तो जितने प्रकार के होते हैं। और ठोस को गैस में मिला देंगे तो इसको ठोस एरोसाल बोलेंगे। जैसे धूल है, धुआं है ना। धुआं में क्या होता है, कार्बन कण होते हैं हवा में, और धूल के कण होते हैं हवा में। धूल है, धूल भरी आंधी मान लो। अब देखिए, अगर परिचित प्रावस्था द्रव है, ये ठोस है तो इसको जेल कहेंगे। जेल, जेली, जितना जो आप खाते हैं उस तरह का जेल, जेली, वो सब इसी कैटेगरी में आता है। और द्रव में जैसे आपका दूध है, मक्खन है, इसको पायस बोलते हैं, है ना। और इसी प्रकार द्रव का गैस में इसको द्रव एरोसाल कहेंगे। जैसे बादल है, कोहरा है, कुहासा है, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। गैस, देखिए गैस का नहीं बनता है इसमें, क्योंकि गैस का समांगी मिश्रण बन जाता है। समांगी यानी विलयन जैसा प्राप्त होता है, इसीलिए गैस के साथ नहीं है, बल्कि गैस को द्रव में लेंगे, ठोस में लेंगे तो हमका ठोस फेन प्राप्त होगा। जैसे रबर है, फोम है ना। फोम रबर देखते हैं, इसमें क्या होता है, हवा भरी होती है। किसमें, हवा एक तरह जो भरी होती है वो गैस है, और जो हमारा फोम होता है वो ठोस है। इसको ठोस फेन अथवा सॉलिड फोम कहते हैं, FOAM रबर। और उसके अलावा देखिए, गैस का द्रव में
इसमें जो झाग होती है, वायु का बुलबुला होता है, उस कैटेगरी में आता है। इस तरह से देखिए, अगर कोई पूछे कि गैस परिचित प्रावस्था और गैस परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी विलयन क्यों नहीं प्राप्त होता है, आप कहेंगे क्योंकि कोलाइडी विलयन हमारा विषमांगी होता है, हेट्रोजीनियस निकाय होता है, यानी कि विलयन होता है, मिश्रण होता है, जिसमें कि परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम चाहे जिस अवस्था मिलाएं, दोनों मिले ना आपस में, है ना, अलग अलग उनकी प्रावस्था अलग हो, फेज अलग हो। और जब गैस को गैस मिला देंगे तो गैस पूरी तरह से समांगी रूप से मिल जाती हैं और समांगी निकाय प्राप्त होगा। समांगी निकाय कोलाइडी विलयन नहीं होगा, इसीलिए गैस का कोलाइडी विलयन नहीं होता है।